वीडियो देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कक्षा 10वीं विषय भूगोल, पाठ नंबर 7 मानवीय अधिवास। नमस्ते दोस्तों, आज हम मानवीय अधिवास के बारे में देखेंगे। प्रकरण क्रमांक 7 मानवीय अधिवास। इस प्रकरण में भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों के अधिवासों के विकास तथा नगरीकरण की प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें अधिवासों के विकास तथा नगरीकरण की दृष्टि से भारत और ब्राज़ील की समानता और अंतर समझ में आएगा। ये किस प्रकार है, समानता किस प्रकार का है, अंतर किस प्रकार का है, वो सामने हमें दिखाई देगा। भारत में जलवायु, पानी जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। उत्तर भारतीय मैदान प्रदेश, पूर्वी तट, नर्मदा का मैदान, विंध्य का मैदान एवं भारत के वो प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। इसे यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, अधिवास है। कहाँ जहाँ पानी है, ढाल है, उर्वरता है, प्रतिरूप, यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या है, जनसंख्या है, मतलब आबादी, अधिवास दिखाई देता है, जिसकी मैदान हो गया, विंध्य मैदान हो गया, यहाँ पर है। उसके विपरीत देखेंगे भारत का मध्य भाग है, वनाच्छादित भाग है, राजस्थान का कुछ भाग है, हिमालय का कुछ भाग है, या फिर और खंडित तथा उतार वाले क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र वाला है। तो यहाँ पर मानवीय अधिवास बहुत विरल और बहुत बिखरे हुए हमें देखने के लिए मिलता है। ब्राज़ील में अधिवासों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। ये अधिवास मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में विकसित हुए। अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। इन अधिवासों के विकास के मुख्य कारण तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु, जल प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन इत्यादि कारण के इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो परंतु अधिवास घने पाए जाता है। ज़्यादा करके ये घने ब्राज़ील में कहाँ पाए जाते हैं, साओ पाउलो में। ऐसा क्यों है, यहाँ पर अच्छे कारण है। और साओ पाउलो प्रदेश की ज़मीन उर्वरक है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में कहवा के उत्पाद में लिए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का भी प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है, मतलब बड़ी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति होती है। यहाँ परिवहन की सुविधा भी अच्छी मानी गई है, यातायात के लिए अच्छी है। उपरोक्त सभी कारणों के कारण यहाँ पर साओ पाउलो में मानवीय अधिवास जो है केंद्रित हो गए और बड़ी मात्रा में घनी आबादी हमें देखने के लिए मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, साओ पाउलो में। ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश अवर्षणग्रस्त से होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। इस भाग में ग्रामीण अधिवास प्रक्रिया बिखरे हुए एवं विरल हमें दिखाई देते हैं। मतलब जहाँ पर ये आच्छादित है, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ पर खेती का विकास नहीं हो गया है। और यहाँ पर खेती का नहीं विकास न होने के कारण यहाँ पर अधिवास भी हमें कम पाए जाते हैं। तटीय प्रदेश से ब्राज़ील के अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेजन नदी का मैदान और जाए तो मानवीय अधिवास अधिक विरल हो जाते हैं। यहाँ पर सघन विषुवत रेखीय वन, जलवायु, अधिक संसाधनों का शोध लगाने मर्यादा आई है। परिवहन की सुविधा सीमित रूप से है, इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पर ये अधिवास जो है बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसे क्यों है, क्योंकि अमेजन नदी मैदान है, वहाँ पर दलदल भाग है, बहुत घना जंगल है, विषुवत रेखीय बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है। संसाधन का शोध भी लगाने के लिए यहाँ पर यातायात सुविधा न होने के कारण यहाँ पर जो अधिवास है बहुत विरल पाया जाता है। आगे देखेंगे भारत का नगरीकरण। भारत का नगरीकरण किस प्रकार का है, इसके बारे में देखेंगे। भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में नगरीकरण 31.2% था। विकसित देशों की तुलना में यही बहुत कम है। भले ऐसा हो पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों की उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। धीरे धीरे जनसंख्या जो है नगरीय की तरफ बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, और शहरों का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास और विस्तार भी धीरे धीरे हो रही है, अपने को बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए तो उत्तर की तुलना में और दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। यही राज्य लगभग
प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण लगभग 80% से अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात नगरीकरण अधिक है। और जम्मू कश्मीर, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देखेंगे ब्राज़ील का नगरीकरण। देखो ब्राज़ील का नगरीकरण किस प्रकार का है, इसके बारे में देखेंगे। ब्राज़ील का नगरीकरण, विकासशील देशों में ब्राज़ील में सर्वाधिक नगरीकरण है। इस देश के नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणीय है। ब्राज़ील में करीब 86% जनसंख्या शहरों भागों में रहती है। सन 1960 से सन 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति धीमे पड़ गई। मतलब पहले बहुत अच्छी थी, लगभग ब्राज़ील में 86% जनसंख्या जो है शहरों में रहती है, शहरों भागों में रहती है, और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या नगरों की नगरीकरण गति धीरे धीरे कम हो गई, धीमी पड़ गई है। ब्राज़ील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ पर क्यों साओ पाउलो में क्यों हुए? क्योंकि औद्योगिक भी है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी है, इत्यादि कारण की वजह से यहाँ पर काफ़ी क्या हुआ है, अधिवास हमें देखने के लिए मिलता है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासियों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया है। इससे कुछ चुनिंदे भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा और जनसंख्या वितरण में असमानता कम होगी। यही इस देश का उद्देश्य है। इसीलिए ज़्यादा करके ये नीति कौन सी नीति अपनाई है? पश्चिम के ओर चलो। ब्राज़ील में वहाँ की सरकार जो है, ब्राज़ील की सरकार है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पश्चिम के ओर जाओ, ताकि वहाँ की सामाजिक सुख सुविधा प्राप्त हो, वहाँ का उस प्रदेश का विकास हो। यही क्या दिया है, प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि वहाँ का भी विकास हो जाएगा। और विकास होने के साथ साथ पूरे ब्राज़ील में जितनी भी जनसंख्या है वो क्या होगी, समान हो सकती है। इसके ऊपर ज़्यादा करके फोकस ब्राज़ील देश फोकस कर रहा है, ताकि पूरे ब्राज़ील देश में उसका विकास हो पाएगा। धन्यवाद।